नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दानिश। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार में सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड और राजस्थान में रैली कर रहे हैं। ऋषिकेश की रैली से पीएम मोदी गढ़वाल की 3 सीटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम पुष्कर धामी भी रैली में मौजूद रहे। हमारी सरकार उत्तराखंड के सामर्थ्य का लगातार विस्तार करने में जुटी है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका पर्यटन की है, यात्रा की है, यात्रा धामों की है। ऋषिकेश तो आसपास के कई राज्यों के लिए, वहां के लोगों के लिए पर्यटन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। और एक जमाना था जब योग की पूरी दुनिया में धूम नहीं थी, तब भी दुनिया के कई देश के लोग जिज्ञासु के नाते योग के लिए ये हमारे ऋषिकेश आया करते थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को सिक्किम विधानसभा चुनाव 2024 के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए पिछली सरकार पर निशाना साधा। नेटवर्क के बारे में बताता है। दी प्रीवियस गवर्नमेंट, जो पहली की सरकारें थी, वो सरकारें बिलीव करती थी आइसोलेशन में और इग्नोरेंस में। आइसोलेट रखो इनको और इग्नोर रखो और अपना वोट बैंक पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाओ। दिस वॉज द स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड अदर पार्टीज। बट व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, ही सेड, लुक ईस्ट, एक्ट फास्ट, एक्ट फर्स्ट। और इसलिए उन्होंने कहा कि अगर देश को आगे बढ़ना है तो हमारा ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, पूर्वी भारत अगर कमजोर रहेगा तो भारत आगे नहीं बढ़ेगा। और इसलिए इस ईस्ट को स्पेशल प्रेफरेंस देना होगा, स्पेशल अटेंशन देना होगा और स्पेशल फाइनेंशियल सपोर्ट देना पड़ेगा। और ये स्पेशल अटेंशन, स्पेशल फोकस को ध्यान में रखते हुए लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट, फास्ट एंड फर्स्ट ईस्ट, इसको उन्होंने अपना मापदंड माना। और आज हम कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का मेन स्ट्रीमिंग हुआ है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्रिमिनल्स को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि निर्दोषों को मारा तो मिट्टी में भी नसीब नहीं होगी। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए जनता से अपील की कि पश्चिमी यूपी में जिन लोगों की गर्मी शांत कर दी गई है, उन्हें दोबारा गर्म नहीं होने देना है। यही नहीं, सीएम योगी ने गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा भी किया है। कोई माए के लाल बाल बांका नहीं कर सकता है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैठ गीली हो गई थी। निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। जिनकी गर्मी हम शांत कर चुके हैं उनको गर्म मत होने दीजिए। अभी जम्मू कश्मीर से आ रहा हूं और केवल यहां की सभा के लिए आया हूं, अन्यथा मेरे और भी कार्यक्रम थे। मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगा सरधना में, मैं इस बार जरूर जाऊंगा, 24 में मैं जरूर जाऊंगा। और बहनों भाइयों, मैं इसीलिए आया हूं आपसे कहने के लिए, जो लोग गुमराह कर रहे हैं उनके गुमराह में आने की आवश्यकता नहीं। ये लोग कभी नहीं आएंगे। फिर जाति के सौदागर उपयोग करेंगे, बाद में सौदेबाजी करके गायब हो जाएंगे।
हमें किसी भी ऐसे व्यक्ति के बहकावे में नहीं आना है जिससे हमारा राष्ट्र धर्म खतरे में आए। याद रखना, इस देश के राष्ट्र धर्म को हमेशा खतरा जब भी आया है, इन्हीं लोगों के कारण आया है जिन्होंने जातीयता के आधार पर समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया है, हमेशा छिन्न भिन्न किया है। और बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि कोई माए के लाल बाल बांका नहीं कर सकता है। सुरक्षा की इतनी पुख्ता व्यवस्था हमने की है यूपी के अंदर। आज आप देखते होंगे बड़े बड़े दुर्दांत माफिया और अपराधी किस कदर उनकी दुर्गति हो रही है। आप देख रहे होंगे जिनके नाम से ही लोग कर्फ्यू जैसा माहौल होता था, आज उनकी दुर्गति क्या है, हर व्यक्ति देख रहा है। इन माफिया और अपराधियों की स्थिति क्या है, आप रोज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को उठा करके देखते होंगे। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था, बहनों और भाइयों, जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी, उसकी पैंट गीली हो गई थी। और तब हमने कहा था, उस समय उसको हमने कहा था, कानून को रौंदने वाले, आज कानून कितना बड़ा होता है यह एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, देखो, जिनकी गर्मी हम शांत कर चुके हैं उनको गर्म मत होने दीजिए। अब इस क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ने दो। उनकी सबकी गर्मी शांत हो गई है, वे गए काम से। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि पूरे देश की एक आवाज है, पूरा देश एक ही स्वर में बोल रहा है। और वह बोल रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार, थोड़ा जोर से बोलिए, यहां की आवाज दिल्ली तक पहुंचाइए, फिर एक बार मोदी सरकार। यह मोदी सरकार की जो गूंज पूरे देश के अंदर है, इस पूरी गूंज को घर घर पहुंचाना है। उत्तर प्रदेश की बिजनौर लोकसभा सीट से बीएसपी के सांसद मलूक नागर ने गुरुवार पार्टी को इस्तीफा दे दिया है। पार्टी ने इस बार मलूक नागर का टिकट काटकर लोकदल पार्टी से आए चौधरी विजेंद्र सिंह को प्रत्याशी बना दिया था। बसपा प्रमुख मायावती को भेजे इस्तीफे में मलूक नागर का 39 साल के राजनीतिक करियर का दर्द छलका है। देखिए, पिछले 39 सालों से मेरे घर में मेरे बड़े भाई कई बार विधायक रहे, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रहे, मिनिस्टर रहे उत्तर प्रदेश सरकार में, मेरी वाइफ चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रही, मैं विधायक रहा और मैं एमपी हूं। पहली बार ऐसा हो रहा है जब हम न एमएलए लड़े न एमपी लड़े। देश के लिए कुछ करना है, 39 साल का हमारा पिछला बैंक बैलेंस है हमारे पास, तो घर में तो नहीं बैठ सकते, तो इसलिए आज इस्तीफा हमने दिया। इसका जवाब ये दे सकते हैं कि बीएसपी के इतिहास में ये रिकॉर्ड है कि या तो एक टर्नओवर में कुछ दिनों के बाद निकाल दिया जाता है या पार्टी छोड़ के चला जाता है। हम 18 साल रहे करीब, और राजनीतिक हमारा जो परिवेश है और सामाजिक जो परिवेश है या राजनीति करने के लिए जो परिवेशों की जरूरत पड़ती है, जहां से मैं एमपी हूं, वो हिंदू मुस्लिम जो झगड़ा हुआ था वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कवाल गांव में मेरी लोकसभा में है। उन सारी हैसियत का एक भी आदमी या तो छोड़ करके चला गया या उसको पार्टी से निकाल दिया है। 18 साल लगातार रहे, ये हमारा रिकॉर्ड है। हमने कई बार कड़वे घूंट भी भरे, चुप रहे, एमएलए नहीं लड़ाया गया, चुप रहे, एमपी नहीं लड़ाया गया, चुप रहे, स्टार प्रचारकों में भी सूची में नहीं डाला गया, चुप रहे। लेकिन देश के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, इसलिए आज मजबूरी में पार्टी छोड़नी पड़ रही है, कहीं नया घर तलाशेंगे। पूरे देश में पहले 29 प्रदेश थे, भी 28 कहो या
जम्मू कश्मीर को अलग अलग कहो, 30 प्रदेश कहो, सब में मेरे समर्थकों ने पेज बनाए हुए हैं। 4 लाख, 2 लाख, 3 लाख सब पे फॉलोवर हैं। तो सारे लोगों से चर्चा करके, सलाह मशवरा करके, जहां वो कहेंगे और फिर पार्टियों में बात करके जहां हमारा तालमेल बैठेगा, जल्दी आपको सूचना दे देंगे। अभी तो ये मेरे हाथ में हो तो एकदम मैं तो लड़ता, और अभी तीसरा चरण, चौथा चरण, 5वां चरण, 6वां चरण, 7वां चरण काफी बाकी है राजनीतिक संभावनाओं का। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि कई राज्यों में ये डर है क्योंकि इनके यानी कि भाजपा हाथों से चुनाव निकल रहा है। हर राजनीतिक पार्टी को अलग अलग राज्य में तैयार रहना है, कुछ भी हो सौहार्द न बिगड़े। बम ब्लास्ट होगा तो आपको बीजेपी वाले पकड़वा के एनआईए के हवाले कर देंगे। देश बड़ा है, महत्वपूर्ण। अचानक से ममता बनर्जी नहीं, देखिए कई राज्यों में ये डर है क्योंकि इनके हाथ से चुनाव का नैरेटिव निकल रहा। इनके फ्रिंज जो हैं, और उनको फ्रिंज भी क्या कहूँ, वो तो मेन स्ट्रीम हो गया, तो वो कोशिश करेंगे ध्रुवीकरण की, फसाद की। तो जाहिर तौर पे हर पॉलिटिकल पार्टी को अलग अलग राज्यों में तैयार रहना है। कुछ भी हो, सौहार्द ना बिगड़े। सौहार्द अगर बिगड़ता है ना तो लोकतंत्र आहत होता है। फिर किस बात का चुनाव, कैसा चुनाव? सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईद की मुबारकबाद दी और कहा कि आज ईद के मौके पर मैं अपनी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। इसके साथ ही उन्होंने कुछ मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। आज ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आपके माध्यम से पूरे देश और प्रदेश वासियों को मैं आज की ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूं। हमारे देश की मिलीजुली संस्कृति, यहाँ हम सब मिलकर के एक दूसरे के त्योहारों को मनाते हैं। अभी कुछ दिन पहले होली का त्यौहार था, हम लोगों ने मिलकर के मनाया। आज ईद हम लोग मिलकर के मना रहे हैं। आने वाले समय में और भी जितने त्यौहार भारत में मनाए जाते हैं, हम सब मिलकर के एक दूसरे के बीच में खुशी बांटते हैं, मिलजुल कर के मिठाइयाँ खिलाते हैं, गले मिलते हैं। यही हमारे देश की पहचान है। हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान ये है कि जहाँ अलग अलग धर्म के रास्ते पे चलने वाले लोग, अलग अलग चीज़ों को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं। ये हमारी मिली जुली संस्कृति, गंगा जमुनी संस्कृति जो आपस में भाईचारा बढ़ाती है। हमारी मिली जुली संस्कृति आपस में प्रेम बढ़ाती है। हमारे देश का संविधान, हमारे देश का लोकतंत्र यहाँ की संस्कृति और मजबूत करती है। हमें उम्मीद है कि हम सब मिल कर के रह कर के इस देश को और खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का काम करेंगे। सर, अभी आपसे पहले ब्रजेश पाठक जी बोल कर गए हैं, बता रहे हैं कि अल्पसंख्यक कल्याण के लिए हमारी सरकार बहुत ज़्यादा काम कर रही है। आज त्योहार के दिन कौन सरकार क्या काम कर रही है ये समय नहीं है। आज समय है कि जिस तरीके से हमारे देश में ईद मनाई जा रही है खुशियों के साथ, यही खुशियां बनी रहें। हम एक दूसरे से गले मिलें, एक दूसरे की परेशानी तकलीफ में काम आएं, एक दूसरे का हम सम्मान करें। त्यौहार हमें यही सिखा के जाते हैं कि त्यौहार के दिन जब हम खुशी मनाते हैं तो एक दूसरे का सम्मान भी करें, एक दूसरे के साथ मिल कर के हम अपनी खुशियाँ बांटें। अखिलेश जी, मैनपुरी चुनाव इंटरेस्टिंग हो गया है। सरकार के मंत्री वहां पर उतर गए हैं। एक शब्द कुछ चुनाव पर भी बोल दे, माहौल तो है। देखिए, मेरे पत्रकार साथी, हर चुनाव इंटरेस्टिंग होता है। और जिस क्षेत्र के बारे में आप बोल रहे हैं मैनपुरी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये वही मंत्री हैं जो कुछ दिन पहले खुद ही सपा को लाखों वोट से जिता रहे थे। और हम तो एक सच्चाई जानते हैं, जो मंत्री होता है उसे सांसद के रूप में दिल नहीं लगता है। पता नहीं बीजेपी के लोगों ने क्यों उनको दिल का तोड़ने का काम किया है। और हो सकता है वो उन्हें इसलिए चुनाव लड़ाया जा रहा हो कि बाद में कुछ और बड़ा पद मिले उन्हें। क्या कोई बेहतर प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा था?
ये तो आप बेहतर आकलन कर सकते हैं, लेकिन जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। जनता जिस तरीके से देख रही है कि जो हमारा देश दुनिया में बढ़ता हुआ नजर आना चाहिए था, आज हमारे देश की स्थिति क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, डॉलर के तुलना में रुपया कहाँ खड़ा है, दुनिया में कितना इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है, या बेरोजगारी स्तर क्या है हमारे यहाँ कानून व्यवस्था क्या है, प्रेस को कितनी आज़ादी है, गरीबी के सूचकांक में हम कहाँ खड़े हैं, हेल्थ के पैरामीटर्स में हम कहाँ खड़े हैं। इन सभी सवालों पे इस बार जनता वोट डालने जा रही है। और साथ ही साथ जो सीमाएं हैं हमारी, वो सीमाएं क्यों सिकुड़ रही हैं। एक समय था जब रिजांगला की मेमोरियल को लेकर के हमें गर्व होता था कि हमारी फौज आखिरी गोली और आखिरी सोल्जर्स लड़ाई लड़ी जिसने और ज़मीन बचाई। वो हमारा रिजांगला भी छिन गया है। जहाँ हम त्यौहार मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, वहीं हमें ये भी चिंता करनी है कि हमारा सीमाओं पर असुरक्षा बढ़ी है। आप और राहुल जी चुनावी मंचों में, रैलियों में कब साथ दिखाई देंगे? यहाँ राय साहब साथ दिख रहे हैं आपने। हम लोग अभी साथ हैं, बाद में भी साथ दिखाई देंगे, और आपको अच्छा लगेगा जब इंडिया गठबंधन जीतेगा। सर आज बड़ा दिन है, और मैं ये जानता हूँ कि मनी मन आप भी चाहते हो इंडिया गठबंधन जीते। एक साथ कब मंच पे आ रहे सर चुनावी रैली में? बहुत जल्दी आप देखेंगे। अभी दिल्ली में भी हम लोग एक साथ थे मंच पर, पहले भी मंच में एक साथ थे, और बहुत जल्दी एक साथ मंच पे दिखाई देंगे। से सांसद मालूक नागर ने बीएसपी को छोड़ दिया, झटका लगा लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी। देखिए, ये आना जाना चुनाव से पहले और चुनाव के बाद तक लगा रहता है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, देश की जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है, और परिवर्तन होके रहेगा, ये जनता ने मन बना लिया है। इसलिए इंडिया गठबंधन जीतेगा। और सबसे बड़ा सवाल तो आपको पूछना चाहिए, हमारा गठबंधन इंडिया है। जो हिंदी न समझते हों, अंग्रेजी न समझते हों, उन्हें कम से कम इंडिया गठबंधन को इंडिया गठबंधन तो बोलना चाहिए। पीडीए को लेकर बृहस्पति पाठक कह रहे, क्या नाम, पब्लिक डेवलपमेंट अथॉरिटी बता रहे बार-बार पीडीए को, परिवार डेवलपमेंट। देखिए, उन्हें भी कुछ आता जाता नहीं है, उन्हें भी कुछ आता जाता नहीं है। जिस विभाग के मंत्री हैं, आप किसी अस्पताल में चले जाओ, मरीज बाहर बैठा हुआ है, मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिल रही है, मरीजों को दवाई नहीं मिल रही, मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा। मरीज तकलीफ और परेशानी में सरकारी अस्पताल छोड़ करके दूसरे अस्पतालों में जा रहे हैं, उसकी चिंता नहीं है। इनका विभाग है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने निशाना साधा है। उन्होंने लालू यादव के शासन को लेकर सवाल करते हुए कहा कि उनके समय में कौन से काम हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव असफल हुए हैं, इसी वजह से हम लोगों ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। मुद्दे पर तो हम बहस करते ही हैं और सीना ठोक कर कहते हैं कि हमने बिहार में काम किया है। आप माननीय तेजस्वी यादव कहते हैं कि 17 महीना में ही काम हुआ है। अरे 17 महीना की नौकरी तो हमने आपको दिया था। आप जब असफल हुए तो नौकरी से आपको बर्खास्त कर दिया। काम के मामले में हम तो केवल काम ही की चर्चा करते हैं। आप कौन से काम की चर्चा करेंगे? 15 वर्ष तक आपके माँ पिता का शासनकाल रहा, आपके प्रेरणा स्रोत हैं। उस कालखंड की आप चर्चा करते हैं कि वह सामाजिक न्याय का कालखंड था। तो कौन ऐसे काम हुए कि दलित और अति पिछड़े के बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहे थे, जीएनएम इंस्टीट्यूट जा रहे थे, पॉलिटेक्निक जा रहे थे? अरे काम तो ऐसा बोलता है कि आप जहां आपके घर में भी बिजली है तो हमारी सरकार की उपलब्धि है। आपके गांव की बिजली सड़क बनी, वह भी हमारी उपलब्धि है। आपके नाम पर उपलब्धि केवल और केवल एक ही है कि जमीन आपने लिया, लेकिन वहां भी सड़क। बीजेपी की 10वीं सूची में पूर्वांचल के गाजीपुर को लेकर सबसे ज्यादा उत्सुकता और चर्चाएं थी। इस हाई प्रोफाइल और बहुचर्चित सीट पर बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाएगी, इसे लेकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे। असल में ये सिर्फ एक सीट का मसला नहीं था, बल्कि पूर्वांचल की सियासत के एक
प्रमुख नैरेटिव केंद्र के तौर पर ये लोकसभा सीट सुर्खियां बटोरती है। बीजेपी ने इस सीट पर जिस उम्मीदवार का चयन किया है उनका नाम पारसनाथ राय है। पूर्वांचल में ये नाम चौंकाने वाला था। अब ये चर्चाएं खूब चल रही हैं कि आखिर किस आधार पर पारसनाथ के नाम पर मुहर लगी। आपको आज भारतीय जनता पार्टी ने गाजीपुर लोकसभा से प्रत्याशी बनाया, क्या कहेंगे? अभी तो मैं संघ का दायित्वपूर्ण अधिकारी था, अभी मुक्त हुआ हूँ। जब मुझे पता चला तो मैं क्लास पढ़ा रहा था, तो जब मुझे पहले बताया गया तो हमको नहीं लगा कि मैं प्रत्याशी हो गया हूँ। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चौंकाती है, क्या आप भी चौंक गए? हम चौंके नहीं, हमको लगा कि संगठन ने कोई दूसरी जिम्मेदारी दे दी तो अब ये काम करना चाहिए। आपने टिकट मांगा था? मैं टिकट नहीं मांगा था। तो आपने जो आस्था व्यक्त किया है पार्टी ने जी, आपको क्या लगता है ये जो आपको दायित्व मिला है ये क्यों मिला? हम एक साधारण स्वयंसेवक रहे हैं। संघ ने जो काम दिया है, संगठन ने हमेशा उसको पूर्ण मनोयोग से पूरा किया है। आज संगठन ने सोचा कि मैं पार्लियामेंट लड़ूं, तो अचानक सूचना मेरे पास आई, मैं तैयार हूं लड़ने के लिए। सामने जो लोग हैं उनसे कैसे? सामने कोई भी रहे, मैं तो सिपाही हूँ और सिपाही की तरह हमेशा लड़ा हूँ, आज भी वैसे लड़ूंगा। पारस राय जी, आपका जो संघ और भाजपा के साथ कितना पुराना है? बहुत पुराना रिश्ता है। कक्षा 8 में पढ़ता था तभी से, हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ा तब से और प्रखर हुआ। बाद में हमेशा संघ के काम में लगा रहा, जब जो दायित्व मिला वो किया। पारसनाथ राय जी, अब की बारी जो है बीजेपी आपको मैदान में चुनावी मैदान में उतारी है, ऐसे में सिटिंग एमएलए है और फिर से उनको सपा में प्रत्याशी बनाए, कैसे देखते हैं इस चुनाव? मैंने आपसे एक बात कहा, मैं तो सिपाही हूँ संगठन का, चाहे सामने कोई भी हो, चाहे 1 बार वाला हो चाहे 5 बार वाला हो, मुझे तो लड़ना है और लड़ाई जीतनी है, ये मैं जानता हूँ। क्या समीकरण रहेंगे, क्योंकि जातीय आंकड़ा अभी मैं इस क्षेत्र में उतरा नहीं, कल से घूमूंगा तो समीकरण पता चलेगा। लेकिन ये तो मैं जानता हूँ कि पूरे जिले में घुमा हूँ, गली गली घुमा हूँ, दरवाजे दरवाजे घुमा हूँ, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां मैं नहीं गया हूँ। संघ के काम से मेरी मोटरसाइकिल हर दरवाजे गई है और सबसे मेरा परिचय है, यही मेरा आधार है काम का। सर, 7वें चरण में लोकसभा का चुनाव है और आपको जो है प्रत्याशी जब बनाया गया तो आचार संहिता लगी हुई है, तो ऐसे में क्या पर्याप्त समय है? पर्याप्त समय है, संगठन है ना, मैं तो क्या लड़ूंगा, इतना बड़ा संगठन है कि वो खुद लड़ेगा चुनाव, मैं तो निमित्त मात्र हूँ ना। पूरा संगठन आपके साथ? पूरा संगठन मेरे साथ। वो स्वीकार है। सामने प्रतिद्वंदी कोई मैंने एक बार बता दिया, प्रतिद्वंदी कोई हो, मैं तो एक सिपाही हूँ, सैनिक हूँ और सैनिक की तरह हमेशा लड़ा हूँ। सुनील जी जानते हैं, ये जब कोई काम मिला है तो हमेशा 1 नंबर पर रहा है, कभी 2 नंबर पर नहीं रहा आज तक। तो इस लोकसभा चुनाव में आप जो है 7वें चरण में चुनाव है आपका जी, और आपको खुद ही अभी आपने बताया कि मैं पढ़ा रहा था जी, पढ़ा रहा था क्लास में जी। जिस वक्त आपको सूचना आई, क्या कर रहे थे आप? मैं क्लास कर रहा था। अच्छा, क्या किस सब्जेक्ट में पढ़ाते हैं? मैं हिंदी और संस्कृत पढ़ाता हूँ। अच्छा, तो आप क्लास पढ़ा रहे थे जी। तो सूचना आई तो फिर किसने हमको फोन दिया कि आपको फोन है, ये फोन आपका आ रहा है। जी जी। फोन में हमको बताया गया कि आपको पार्लियामेंट का टिकट मिल गया। हमने कहा झूठ बोल रहे हो तुम। किसने बताया? एक नीरज राय हैं। अच्छा, कार्यकर्ताओं ने जी। तो फिर आपने किसी से कंफर्म किया? कंफर्म किसी से नहीं, इतने फोन आने लगे कि कंफर्म हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। अध्यक्ष जी का फोन गया तो हमने कहा तो आप जानो, आप बताओ हमको क्या करना है। पारा जी, जिस तरीके से जैसे ही आपके कैंडिडेट घोषणा की सूचना आपको मिली तो क्या लगा कि बीजेपी को जिस तरीके से हमेशा चौंकाती है और आप भी चौंके? हम चौंके नहीं, क्योंकि हमेशा घोषणाएं हुई हैं मेरे लिए, इस पद पर चले गए, इस पद पर चले गए, तो चौंकना क्या है? काम मिल गया, काम करना है। आप आश्वस्त थे कि नहीं, आश्वस्त इसलिए नहीं थे कि हमको टिकट मिलने वाला, मैं उससे दूर था। नहीं, कभी नहीं। भैया बाबू, सर, कहा जा रहा है कि आप पहली बार चुनावी मैदान में देखे जा रहे हैं, किस तरीके से चुनौतियां रहेंगी, क्या कहेंगे? जो भी चुनौती हो देखेंगे उसको। इसके पहले कोई राजनीतिक चुनाव आपने लड़ा है? अच्छा, राजनीतिक तो नहीं कहेंगे, एक मार्केटिंग का चुनाव था, उसमें लोगों ने कहा कि आप लड़ो इसमें, तो निर्विरोध हो गया, लड़ाई का कोई प्रश्न ही नहीं। वो भी निर्विरोध हो गया? निर्विरोध हो गया था। तो अपनी लड़ाई को आप संगठन और कार्यकर्ताओं के दम पर
एकदम वही है ना, वही आधार है, मुख्य आधार वही है संगठन। हाँ, कहा जा रहा है कि आपके साथ समाज सामने जो है सपा के प्रत्याशी और सिटिंग MP अफजल अंसारी हैं, कहा जा रहा है कड़ी चुनौती रहेगी जी, कड़ी चुनौती रहेगी। चुनौती जैसे भी हो, मैंने कहा ना कि मैं एक सिपाही की तरह लड़ता हूँ, हर चुनाव जीता हूँ। जब भी जो दायित्व मिला है वो उसको पक्ष में लिया है मैंने, स्वीकार है। प्रत्याशी तौर पे आपको प्रत्याशी बनाया है, केंद्रीय कमेटी को क्या कहना चाहिए? अब प्रत्याशी किसने बनाया तो मुझे नहीं मालूम, धन्यवाद। लेकिन जो केंद्रीय समिति होगी उसी ने बनाया होगा प्रत्याशी। धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद। नारनौल के कैनीना में बृहस्पतिवार सुबह हुए एक बस हादसे में 8 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 47 बच्चे घायल हो गए। हादसे की मुख्य वजह सामने आई है। नियमों को ताक पर रख बस दौड़ाई जा रही थी। चालक शराबी है, ये जानते हुए भी स्कूल प्रबंधन ने उसे बस की चाबी सौंप दी। घटना के लिए स्कूल प्रबंधन से लेकर RTA भी कम जिम्मेदार नहीं है। 9 बजे के आसपास की घटना है। 20 बच्चे आए थे हमारे पास, जिसमें 4 ब्रॉड डेड थे और एक बच्चा हमने वेंटिलेटर पे डाला और जिसकी 10-15 मिनट बाद डेथ हो गई। 15 बच्चों को हम काफ़ी इंजरी थी, उनको स्टिच वगैरह देकर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। उस समय SDM साहब तुरंत आ गए थे। उन्होंने, पूरे प्रशासन ने, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी हमें कोऑपरेट किया और हम 15 बच्चों को सेव कर पाए हैं। उन बच्चों की कंडीशन काफ़ी ठीक है। कुछ बच्चे रेफर न्यूरोलॉजिस्ट हायर सेंटर भी किए गए हैं और बाकी सभी कंडीशंस नॉर्मल है सभी बच्चों। देश की राजधानी नई दिल्ली में गर्मी ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। पारा लगातार बढ़ रहा है और बुधवार को दिल्ली का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। हालांकि आने वाले दिनों में दिल्ली का मौसम बदल सकता है और राजधानी में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। बारिश के चलते तापमान में हल्की कमी दर्ज की जा सकती है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।